विद्या भारती काशी प्रांत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं सुरेश चंद्र तिवारी, ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर कॉलेज सिविल लाइंस प्रयागराज से आप सभी के समक्ष कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का मॉडल प्रश्न पत्र आज प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। सामाजिक विज्ञान विषय में क्या क्या सावधानियां रखनी है और क्या उसमें हमें विशेष बल देना है किन किन बिंदुओं पर, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। सामाजिक विज्ञान विषय में जो प्रश्न पत्र है उसमें मॉडल प्रश्न पत्र के रूप में सबसे पहला काम होता है कि उसमें एक संकेतांक दिया रहता है। जो यह संकेतांक है, जैसे 875 यष्टि लिखा हुआ है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। सामाजिक विज्ञान प्रश्न पत्र केवल लिखा रहता है तो उसमें सामाजिक विज्ञान विषय डालते हैं और केवल प्रश्न पत्र को लिखते हैं। कुछ आवश्यक सामान्य निर्देश दिए रहते हैं, जैसे इसमें आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। यह पढ़ने के लिए होता है, सभी विद्यार्थी ध्यान रखें कि इसको पढ़ें। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं, इसे हम जरूर पढ़ें। प्रश्न पत्र को पढ़ने से प्रश्नों की स्थिति ठीक समझ में आ जाती है। यह संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 खंडों क और ख में विभाजित है। खंड क में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनका उत्तर OMR शीट पर दिया जाना है। OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं व्हाइटनर इत्यादि का प्रयोग न करें। सबसे महत्वपूर्ण सावधानी यही है कि जब OMR शीट पर हम भरते हैं 20 क्वेश्चन को ठीक प्रकार से भरें। भरने से पूर्व अगर कहीं संदेह है, किसी प्रश्न को संदेह में है, तो उसे हम पहले फिलअप न करें, OMR शीट पर कंफर्म होने के पश्चात ही करें। दूसरा निर्देश है कि खंड ख यह 50 अंकों का है। इसमें वर्णात्मक प्रश्न संख्या 1, वर्णात्मक प्रश्न संख्या 2 और मानचित्र संबंधित प्रश्न होते हैं। वर्णात्मक 1, वर्णात्मक 2 के वैल्यू अलग अलग हैं, आगे अभी हम आएंगे तो बताएंगे आपको। दूसरा है प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित अंक उसके सन्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न कितने अंक का है वह उसके सामने दिया गया है, उस अंक के आधार पर ही हम उत्तर दें तो ज्यादा अच्छा रहता है। अगला है 8वां जो हमारे पास निर्देश है, दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। यह महत्वपूर्ण होता है कि हम बहुत जल्दी में रहते हैं, परीक्षार्थी रहते हैं, लास्ट का जो समय हमारा बचता है उसमें तेज गति से मानचित्र को करके कहीं उसको इधर उधर रख देते हैं। उसमें दिक्कत यह होती है कि यदि हम ठीक प्रकार से मानचित्र को संलग्न नहीं करते हैं तो मानचित्र का जो अंक है वह हमें, अगर मानचित्र हमें नहीं पाया गया हमारी उत्तर पुस्तिका में, तो उसका वैल्यू घट जाता है। हम सभी विद्यार्थी आए, देखें सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न खंड क। इसके सामने बहुविकल्पी प्रश्न है, खंड क है, इसमें 20 अंक निर्धारित हैं, अर्थात एक प्रश्न 1 अंक का है। यही OMR शीट पर भरना है। OMR शीट पर भरने से पूर्व, जैसे मान लीजिए पहला है द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। यह पुस्तक, अब हम पहले ध्यान से चारों विकल्प को पढ़ें, जल्दीबाजी में किसी विकल्प का चयन न करें। जैसे दिक्कत यहां होती है रूसो और मॉन्टेस्क्यू में, यह प्रश्न दोनों दिक्कत होता ही है। जैसे ही आएगा इसमें विकल्प दोनों हमारे सामने आ जाते हैं। इसका सही उत्तर जो है वह क्या है, मॉन्टेस्क्यू। तो मॉन्टेस्क्यू को हम क्लिक कर देंगे, टिक कर देंगे। एक मिनट, इसमें ये मॉन्टेस्क्यू को हमने टिक कर दिया। टिक करने के पश्चात अब पहले का ग सही है तो OMR शीट में ग को दे करके ग को फिलअप करेंगे, काला कर देंगे। दूसरा है यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। यंग इटली सोसाइटी का जो संस्थापक है, इसमें बिस्मार्क और मैजनी में दिक्कत होती है, तो दोनों को पहले ठीक से पढ़ें, जल्दीबाजी में किसी का चयन न करें। इसका उत्तर सही होगा मैजनी, तो मैजनी को टिक कर देंगे। फिर आता है हमारा प्रश्न जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1919, 1919 सभी में लिखा हुआ है। इसमें इस प्रश्न को हल करते समय हमें ध्यान रखना है, अप्रैल भी सब में लिखा हुआ है, अर्थात इस प्रश्न को देखने में बहुत छोटा है, लेकिन इस प्रश्न को बहुत ध्यान से ऐसे प्रश्न पर ही हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है। जल्दीबाजी में हम
अप्रैल 1919 देखें, कब विकल्प दे दिए तो उत्तर गलत हो जाएगा। इसका उत्तर, सही उत्तर क्या है? 13 अप्रैल 1919, तो इसको टिक करेंगे। इसके बाद राउलेट एक्ट कब पारित हुआ? इसमें 1918, 1919, 1920, 1921 है। सभी विकल्प को पढ़ करके इससे 1919 सही विकल्प है, तो 1919 को लगाएंगे। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस जो अपना है वह 10 दिसंबर को, इसका पहला उत्तर सही है, 10 दिसंबर इसको हम टिक कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर जब हम चलते हैं, देखते हैं, यह प्रश्न भी बहुत ध्यान से पढ़ने लायक है। अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो हमें असावधानी पूर्वक कार्य करने पर तुरंत गलत होगा। पूछा गया है कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है? इसमें हमें सभी संसाधन ऐसे लग रहे हैं कि पुनः चक्रीय है, लेकिन इसमें से केवल एक संसाधन ऐसा, रिसाइकलिंग किसमें हो सकती है? रिसाइकिल किसको किया जा सकता है? अर्थात किसको हम रॉ मटेरियल का उपयोग करके फिर से नया बना सकते हैं? इसमें केवल लोहा ऐसा संसाधन है जिसका हम रॉ मटेरियल के रूप में उपयोग, लोहे का हम रॉ मटेरियल के रूप में उपयोग कर सकते हैं, अर्थात लोहे से पुनः लोहा में, इसको रिसाइकलिंग में लोहा सही है। चिपको आंदोलन संबंधित है मृदा संरक्षण, वन संरक्षण, जल संरक्षण, वायु संरक्षण, तो यह वन संरक्षण से संबंधित है। चिपको आंदोलन हमारा वन संरक्षण से संबंधित है। सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? तो सुनहरा रेशा, रेशम इसमें जो दिखाई देते हैं, कपास भी है, रेशा बनता है, रेशम भी है, जूट भी है। ये जूट इसमें सही उत्तर है, विकल्प सही है, तो जूट विकल्प का हम प्रयोग करें। अगला है, झरिया क्यों प्रसिद्ध है, या झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है, ऐसा भी प्रश्न हो सकता है। तो झरिया अब देखना है इसमें कोयले के लिए प्रसिद्ध है कि लोहे के लिए प्रसिद्ध है, तो इसको ध्यान से हमें पढ़ करके देखना होगा कि लोहा और कोयला अगल बगल दिए गए हैं। यद्यप झरिया में सभी खनिज होते हैं, लेकिन फिर भी हमें ठीक प्रकार से यह देखना है कि किसके लिए प्रसिद्ध है, हाईलाइट किसके लिए है झरिया, तो कोयला खदान के लिए प्रसिद्ध है, तो इसमें कोयला उत्तर हम लगाएंगे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मुंबई हाई मुंबई हाई प्रसिद्ध है। मुंबई हाई जो है यह तेल उत्पादक केंद्र है और यह पेट्रोलियम के लिए, उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा है यूरोपीय संघ का मुख्यालय। ये ऐसे प्रश्न जैसे यूरोपीय संघ का मुख्यालय है, इसमें हम जैसे आते हैं तो दो विकल्प तो हमें नहीं, जैसे ओस्लो में या भारत में, ये तो क्लियर है कि नहीं है, लेकिन ब्रुसेल्स और जिनेवा ऐसे विकल्प हैं जिनमें गलती होने की संभावना है। इसमें हम ठीक प्रकार से इसको देखें और इसका उत्तर जो होगा वह ब्रुसेल्स होगा, तो ब्रुसेल्स इसका सही उत्तर है, इसको लगाएंगे। संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा है, अर्थात संविधान ने किसे राजभाषा के रूप में अंकित किया है, तो इसमें हिंदी हमारी संविधान के द्वारा राजभाषा है। दूसरा जो 13वां प्रश्न हमारा है वह ये बहुत कठिन प्रश्न है, देखने में लगता है। काले दस्ताने और बंधी मुट्ठियां ये किस आंदोलन के प्रतीक थे, किसके ये प्रतीक चिन्ह थे? तो इसमें हम अगर देखेंगे तो जो हमारा विकल्प है विद्रोह की, शांति की, अश्वेत शक्ति की, इनमें से कोई नहीं, तो इनको ध्यान से पढ़ना है। तो इसमें अश्वेत शक्तियां जो हैं इनका ये प्रतीक चिन्ह थी। नर्मदा बचाओ आंदोलन किस तरह का आंदोलन है? प्रायः प्रश्न आता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है, यह थोड़ा डिफरेंस प्रश्न यहाँ लिया गया है। तो मतलब अर्थात यह कितने समय का है, जैसे एकल मुद्दा था कि दबाव समूह का मुद्दा था, अर्थात क्या इसके उद्देश्य क्या थे? तो लंबी अवधि तक चलने वाला एक नर्मदा बचाओ आंदोलन था जो नर्मदा नदी पर बने बांध के संदर्भ में था। अगला है, भारत में गरीबी के कारण हैं। इन प्रश्नों को, इस तरह के प्रश्नों को बहुत ध्यान से हमें देखने की आवश्यकता होती है, समझने की आवश्यकता होती है। जैसे गरीबी का कारण भारत में एक नहीं है, अनेक कारण है, तो इसमें बढ़ती हुई जनसंख्या, बेरोजगारी, अशिक्षा, उपरोक्त सभी, इसलिए सभी को ध्यान से पढ़ना है। इसमें उत्तर जो विकल्प हमारा होगा उपरोक्त सही, क्वेश्चन सही होगा।
अब अगला प्रश्न जो हमारा 16वां प्रश्न है, 16वां प्रश्न हमारा है, वह दिया है भारत में आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है। भारत में आजीविका का मुख्य स्रोत अर्थात भारत के अधिकांश लोग अपना जीविकोपार्जन किसके माध्यम से करते हैं, यह प्रश्न है। तो इस प्रश्न को हम ठीक प्रकार से समझें, बहुत जल्दीबाजी में जैसे व्यवसाय जल्दी से हमको दिखेगा, व्यवसाय मारने के प्रयास करेंगे, हम विकल्प सही करेंगे, उद्योग हो सकता है, लेकिन व्यवसाय और उद्योग इसका उत्तर नहीं है बल्कि कृषि है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए इसका कृषि विकल्प सही है। अगला है, अब यहां पे विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां है। जैसे हमने अभी पढ़ा था यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहां है, अब यहां पर प्रश्न लिया गया है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां है। इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे, न्यूयॉर्क, पेरिस, जिनेवा, इसमें उत्तर जिनेवा सही है। अगला है एग मार्क, यहां एम मार्क लिख दिया गया है, यह एग मार्क है। एग मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणक चिन्ह है, अर्थात एग मार्क जो लगता है वह किसके लिए लगता है, क्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए लगता है, या सोने से बने आभूषण पर लगता है, या खाद्य पदार्थों के लिए, या उत्पादित मशीनों के लिए। तो हम सभी जानते हैं कि एक मार्क जो है खाद्य पदार्थों पर लगता है, खाद्य पदार्थ का एक प्रमाणक चिन्ह है जिस पर एक मार्क लगाया जाता है। अब हम लोग आगे चलते हैं 20वें क्वेश्चन और 19वें क्वेश्चन पर। उन्नीसवां और 20वां क्वेश्चन जो हमारा है अंतिम बहुविकल्पी प्रश्न है। इनको अगर देखें ध्यान से हम, उन्नीसवें और 20वें क्वेश्चन में पहला जो 19वां क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया, अर्थात भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लाया गया, यहां सन रखा गया है 1982, 1983, 1985, 1986। इसका सही विकल्प 1986 है, तो 1986 टिक करेंगे हम। इसके बाद है भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर कम है। अब यहां पर हम सभी राज्यों को ठीक प्रकार से देखें, हो सकता है इसका विकल्प हमें सही न पता हो, पढ़े न हो, लेकिन फिर भी यानी राज्यों को देख करके हम अपना एक अनुमान लगा सकते हैं कि ये राज्य हो सकता है। अगर मान लीजिए हमें नहीं पता है, जैसे हरियाणा है, पंजाब है, बिहार है, केरल है, तो सबसे महत्वपूर्ण है शिशु मृत्यु दर उन्हीं स्थानों पर अधिक है जहां पर शिक्षा का अभाव है। इसमें हम देखें किन राज्य में शिक्षा सबसे अधिक है, वहीं पर शिशु मृत्यु दर सबसे कम होगा। तो अगर हम देखें तो सबसे अधिक शिक्षा जो है वो केरल राज्य में है, इसको हम तकनीक के आधार पर केरल राज्य को लगा सकते हैं। ये हमारे 20 प्रश्नों का खंड क प्रश्न पत्र रहा, जिसको हमें OMR सीट में करना है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है, परीक्षार्थियों को ध्यान रखने की जो आवश्यकता है, पहले तो सभी विकल्पों को ठीक प्रकार से आश्वस्त होने, तभी OMR सीट पर भरे। OMR सीट के 2 कॉलम हैं, एक कॉलम में है जहां आपको सर्किल करने हैं, दूसरे कॉलम है जहां पर आपको ABCD अंकित करने हैं। तो प्रारंभ में जब हम प्रश्न को हल करते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न को हल करें, तो पहले हम जो लिखना है, जहां क्वेश्चन एक का A, B, C जो भी इस तरह से लिखने हैं उनको लिख लें। अगर कहीं संदेह की स्थिति उत्पन्न होती है तो वहीं पर हम उसको सही करें, प्रयास ये करें कि संदेह जहां हो उनको छोड़ दें पहले। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि हम बाद में भूल सकते हैं तो उसको हम जहां लिखने वाला OMR सीट का पार्ट है वहां उसको लिख लें, लेकिन काले न करें। काले उन्हीं प्रश्नों को करें, सर्किल उन्हीं प्रश्नों का करें जो एकदम कन्फर्म हो। बाद में जब कन्फर्म हो जाता है तो उस गोले को भी काला कर दें, क्योंकि पहले OMR सीट जो खंड पहला है वही जचेगा, मशीन से मूल्यांकन होगा उसका। अगर उसमें कहीं दिक्कत होती है तो ये मैनुअल मूल्यांकन की व्यवस्था बोर्ड के द्वारा ऐसा सोचा गया है, जहां तक मुझे लगता है। तो खंड क में हमें लगता है कि किसी भी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार का इस तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए, सभी विद्यार्थी इसको ठीक प्रकार से कर लेंगे। ये महत्वपूर्ण सावधानी पूर्वक प्रश्न करने की आवश्यकता है। यदि इसको हम ठीक प्रकार से कर लेते हैं और 20 में 17-18 नंबर भी पा जाते हैं तो लगभग हमें अच्छे स्कोर करने की संभावना बन जाती है, इसलिए यहां ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम विस्तृत उत्तर के प्रश्नों पर चलते हैं। जो बड़े प्रश्न है खंड क की ओर हम चलते हैं, खंड ख की ओर। खंड ख में जो वर्णात्मक प्रश्न है इनकी 2 श्रेणियां हैं, वर्णात्मक प्रश्न 1, वर्णात्मक प्रश्न 2। वर्णात्मक प्रश्न जो 1 है उसका अंक दिया हुआ 4 अंक, यहाँ पे ये कुल 50 अंक है, यहाँ 4 अंक दिया गया है। तो ध्यान यह रखने की आवश्यकता है कि 4 अंक के प्रश्नों को हम कितना लिखें। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि जो विद्यार्थी हमारे हैं
वो जो प्रश्न आता रहता है उसको बहुत तेज गति से लिखते हैं, बहुत ज्यादा लिखने का प्रयत्न करते हैं, और परिणाम यह होता है कि जो अन्य प्रश्न है उनके लिए समय कम पड़ जाता है। समय का विभाजन परीक्षा की दृष्टि से सबसे उत्तम माना जाता है। तो जो प्रश्न का वैल्यू है उससे ज्यादा उसको समय हम न दें, क्योंकि हमें सभी प्रश्नों को समान महत्व दे करके उत्तर हमें अंकित करना है। इन प्रश्नों में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 2 विकल्प रहेंगे, 4 प्रश्न आएंगे और 16 अंक का यह खंड वर्णात्मक प्रश्न जो होगा आपका एक, ये 16 अंक का होगा। इसमें 4 प्रश्न होंगे, चारों प्रश्न के अथवा प्रश्न दिए रहेंगे। अब अथवा प्रश्न में ध्यान हमें यह रखने की आवश्यकता होती है, जैसे ये 2 प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। दूसरा प्रश्न है महामंदी 1928 से 1934 कोष्ठ बंद कर दिया कि मतलब का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव की समीक्षा कीजिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन दोनों प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का चयन हमें करना है। तो चयन हम उन प्रश्नों को करें जो ठीक से लिख सकते हैं। जैसे मेरे हिसाब से अगर इस दोनों में से एक प्रश्न का चयन किया जाए तो सबसे उत्तम होगा हम प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाले महामंदी के कारणों की समीक्षा पर ध्यान दें, तो यह प्रश्न शायद हम अच्छा कर पाएंगे। तो इसमें प्रथम प्रश्न युद्ध के बाद जो महामंदी के कारण है, इसमें हमने सबसे पहले जो लिखेंगे, इसमें हम प्रथम विश्व युद्ध के समय को लिखे, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में 2-3 लाइन लिखे, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि यहां जो जोर हमें देना है, बल देना है प्रश्न पर, वह क्या है, इनके कारणों पर देना है, इनके फैक्टर क्या रहे हैं उस पर हमें बल देना है। लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि प्रथम विश्व युद्ध को भी बताने हैं, अर्थात प्रथम विश्व युद्ध में जो घटना हुई उसके पश्चात 3-4 कारण थे जिसके कारण से महामंदी आई। पहला तो आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। कोई भी युद्ध होता है तो उसमें पहला जो प्रभाव पड़ता है वो आर्थिक संकट उत्पन्न होता है। दूसरा है प्रथम विश्व युद्ध का जब आर्थिक संकट उत्पन्न होगा तो कोई भी वस्तु महंगी हो जाएगी, महंगाई बढ़ गई। दूसरा है आर्थिक आत्मनिर्भरता, जब संकट उत्पन्न होगा तो कोई न कोई व्यक्ति स्वरोजगार या इस तरह से कार्य करने का कार्य करेगा, अर्थात आर्थिक निर्भरता की ओर बढ़ने लगे। अर्थात जब सब लोग अपना काम करके स्वरोजगार करने लगे तो खरीदारों का मतलब जो विदेश व्यापार होता उसका प्रभाव, उस पर प्रभाव पड़ा, अर्थात खरीदारों का अभाव पड़ा, अर्थात आयात निर्यात पर प्रभाव पड़ा। ये 3-4 कारक हैं, इनको हम पॉइंट बना करके अगर यूज करते हैं तो ये हमें लगता है 4 से 4 अंक हमें मिल जाएंगे। लेकिन पहले हम प्रथम विश्व युद्ध जरूर लिखें। वही बात यहां पर भी है, महामंदी का भारतीय, अर्थात जब महामंदी आई विश्व के किसी मतलब जो विकसित देश थे वहां पर महामंदी आई तो भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रभाव क्या हुआ, भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़े। जब वस्तु महंगी हुई तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा, और जब वस्तु जो विकसित देश थे वहां पर वस्तुओं का उत्पादन कम हुआ तो भारत को आयात अगर कोई चीज करता है तो उसमें भी महंगे मिलेंगे, तो अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ेगी, ये लिखना है। दूसरा है हम लोगों का जो प्रश्न है वह है कि राजनीति में जाति की भूमिका, दूसरा ये प्रश्न है उसमें दिया गया है। दूसरे प्रश्न में इसको ध्यान से अगर हम देखें, इन प्रश्नों में दूसरे प्रश्न में विस्तृत में राजनीति में जाति की भूमिका पर चर्चा कीजिए अथवा सत्ता के क्षैतिज वितरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए और भारत के संदर्भ में उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। इन दोनों प्रश्नों से अगर हमें चयन करने की आवश्यकता महसूस हो, अगर मुझे परीक्षा देना हो तो मैं सत्ता के क्षैतिज वितरण इसको मैं चयन करूंगा, क्योंकि राजनीति में जाति की भूमिका पर नहीं जाएंगे। अगर हम देखें तो राजनीति में जाति की जो भूमिका है वह भारत जैसे देश में तो प्रभावी है, खास करके क्षेत्रीय आधार पर, और जाति जो है वो क्षेत्रीय आधार पर ही है। अगर राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दे पर देखें तो जाति का बहुत प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन क्षेत्रीय आधार पर जाति का बहुत प्रभाव पड़ता है, निर्वाचन प्रभाव पड़ता है। इसका प्रभाव यह पड़ता है कि वहां जातिगत समीकरण बन करके विधायक वहां निर्वाचित हो जाते हैं और वह क्षेत्रीय राजनीति की बात करते हैं, जिससे राष्ट्रीय स्थिति जो है हमारी ठीक नहीं होती है। इसलिए हम इन प्रश्नों को नहीं चयन करेंगे, इस प्रश्न पर हमें नंबर कम मिलेगा। अगर हम सत्ता के क्षैतिज वितरण पर अगर हम स्पष्ट करें, अर्थ स्पष्ट इसका बताएं और भारत के संदर्भ में प्रस्तुत करें, अर्थात जो सत्ता का विभाजन है जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, इन 3 पॉइंट हमको मिल जाते हैं, इस पर हम लिखते हैं तो अच्छा हमें प्रभाव पड़ेगा। और इसको हमें उत्तर लिखने में भी पॉइंट मिलेंगे और अंक भी अच्छा मिलेगा। इसलिए हमारे हिसाब से आपको इस प्रश्न को चयन करना चाहिए। अब देखिए जो तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न में दोनों प्रश्न बहुत अच्छे हैं, हम किसी भी प्रश्न का चयन करेंगे हमें अच्छा अंक मिलेगा। इसमें हम देखें ऊर्जा संरक्षण के उपाय, ऊर्जा संरक्षण के उपायों का वर्णन कीजिए अथवा व्यापारिक तथा निर्वाह कृषि में अंतर स्पष्ट कीजिए। इनमें से चाहे जो प्रश्न आप चयन करें दोनों में आपको अच्छा अंक मिलेगा।
लेकिन ध्यान यह रहे कि जब हम ऊर्जा संरक्षण के उपायों का वर्णन करने की बात करते हैं, मान लीजिए हमने इसी प्रश्न को चयन किया, तो इस प्रश्न में सबसे पहले ऊर्जा संरक्षण को बताएं। ऊर्जा संरक्षण क्या है? यदि ऊर्जा संरक्षण हम नहीं बताते हैं और सीधे उपाय बताते हैं तो उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो सब पहले सर्वप्रथम हम ऊर्जा संरक्षण के बारे में बताएं। ऊर्जा संरक्षण है क्या? कोई चीज का संरक्षण का मतलब होता है उसका कुशलतम उपयोग करना। सबसे मूल बात याद रखने की आवश्यकता है, किसी भी संरक्षण की बात आती है तो उसका कुशलतम उपयोग करना ही संरक्षण है। उसको सुरक्षित रख देना संरक्षण नहीं है, वह बल्कि दुरुपयोग है। कोई भी संसाधन है उसको हम सुरक्षित रख देते हैं तो वह उसका अनुपयोग है या दुरुपयोग है, कहा जाए अनुपयोग कह लिया जाए। लेकिन उपयोग की बात आती है, संरक्षण की बात आती है तो कुशलतम उपयोग करना। जैसे मान लीजिए हम चाक का प्रयोग करते हैं, शेष चाक बचती है तो उसको रख देना। तो संसाधन में ऊर्जा, जो भी ऊर्जा के संसाधन है, जैसे हम बाहर निकलते हैं, कमरे से बाहर निकलते हैं तो लाइट है, स्विच ऑफ कर देना। पानी पीने जाते हैं तो नल के जितने देर तक हम पेयजल का उपयोग करते हैं, शेष बाद में नल की टोटी को बंद करके आना। ये ऊर्जा संरक्षण के हैं। संरक्षण के उपाय यही है, मतलब जितनी हमें आवश्यकता है जिस ऊर्जा की उतना ही उपयोग करें और उसके बाद उसको बंद कर दें, इसका हमें दें। इसको भी पॉइंट हम दे सकते हैं। व्यापारिक कृषि और निर्वाह कृषि, इनको ध्यान रखने की आवश्यकता है। सबसे पहला अंतर हमको बताना है कि व्यापारिक कृषि है क्या और निर्वाह कृषि क्या है। निर्वाह से मतलब है जीव को, जीवन निर्वाह कृषि। जीवन निर्वाह कृषि मतलब ऐसे क्षेत्र जहां पर कृषि का कार्य केवल जीविकोपार्जन के दृष्टि से किया जाता है, अर्थात उन क्षेत्रों में जीवन निर्वाह कृषि की जाती है जहां पर भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, अर्थात कम भूमि पर अधिक लोग निवास करते हैं। व्यापारिक कृषि उन क्षेत्रों पर होती है जहां पर जनसंख्या का दबाव कम होता है। इस कृषि का उद्देश्य मूल रूप से क्या होता है? अधिक से अधिक पैसा कमाना, जीविकोपार्जन करना नहीं होता है। उस कृषि का वैज्ञानिक ढंग से उपयोग करके, वैज्ञानिक ढंग से कृषि करके और मुद्रा कमाने का, अधिक से अधिक पूंजी कमाने का उद्देश्य हमारा रहता है, जो भी व्यापारिक कृषि करते हैं। तो ऐसे 2-3 पॉइंट हम इसको लिख करके कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट जो हमारा है, भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कौन कौन से कार्य किए गए हैं। बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं कि हम भारत में जो विदेशी निवेश की बात करते हैं, विदेशी निवेश है क्या? सबसे पहली बात तो ये बताना है विदेशी निवेश क्या है। पहला अर्थ हम यहां लिखेंगे, भारत मतलब विदेशी निवेश क्या है। फिर विदेशी निवेश के लिए भारत ने क्या क्या कार्य किया, ऐसी बात हमको बतानी है। जैसे विदेशी निवेश से मतलब क्या है? जो विदेश की मुद्रा कोई आकर के, या विदेश का कोई व्यक्ति भारत में आकर के इन्वेस्टमेंट करता है, कोई पूंजी लगाता है। तो भारत में विदेशी निवेश का जो प्रारंभ हुआ वह 1991 ईस्वी से, जब भारत में उदारीकरण प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो भारत में विदेशी निवेश की स्थिति प्रारंभ होती है। तो इसको हम सबसे पहले विदेशी निवेश के बारे में लिखेंगे और उसको आकर्षित करने के 3 उपाय लिखेंगे। 3 उपाय में क्या आप दे सकते हैं, यह आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। जो महत्वपूर्ण लगे उसको आप वहां पर दीजिए। कई उपाय हैं, सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि जो भारत क्लोज इकोनॉमिक था उसको हम ओपन इकोनॉमिक किए। जैसे विशेष आर्थिक क्षेत्र जो बनाए गए, भारत सरकार के द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाए गए हैं, वो विदेशी पूंजी निवेश को आकर्षित करने की दृष्टि से ही कार्य किया गया है। इस पे हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगला है कि अच्छे बाजार के प्रमुख लक्षण लिखिए। अच्छे बाजार के प्रमुख लक्षणों का वर्णन कीजिए। अब अच्छे बाजार से तात्पर्य क्या है? यहां पर महत्वपूर्ण है, अच्छा बाजार से क्या तात्पर्य क्या है। यहां पर अच्छे बाजार का मतलब क्या होता है? अब पहले तो हम बाजार को लिखेंगे। बाजार क्या है? यहां पर जो परोक्ष रूप से यह जो प्रश्न बनाने वाले हैं वो परोक्ष रूप से जानना चाहते हैं कि बाजार क्या है। तो बाजार वहां होता है जहां भी क्रेता और विक्रेता उपस्थित हो जाते हैं और क्रय विक्रय का कार्य करते हैं, वहां पर बाजार उत्पन्न होता है। अच्छे बाजार को लक्षण क्या लिखेंगे हम? उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि अच्छे बाजार वह बाजार होते हैं जहां पर स्वतंत्र स्पर्धा हो। अगर हमारी स्पर्धा स्वतंत्र नहीं है तो वह अच्छा बाजार नहीं कहा जाएगा। तो पहले हम बाजार का अर्थ लिखें, बाजार किसे कहते हैं, और फिर बाजार के, अच्छे बाजार के 2-3 पॉइंट जो हैं उनको आप लिखेंगे। जैसे क्रेता विक्रेता का उपस्थित होना, एक क्षेत्र होना, स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा का होना, ये सब चीजें हम यहाँ पर लिखेंगे, अंकित करेंगे, तो हमें अच्छा अंक प्राप्त होगा, नहीं तो नहीं। इसके बाद है वर्णात्मक प्रश्न 2। वर्णात्मक प्रश्न 2 में जो 5वां प्रश्न हमारा है, इसमें अगर हम देखें, ठीक प्रकार से अगर देखें तो इसमें उत्तर पूछ रहा है आपसे कि गुटेनबर्ग कौन थे। ये मुद्रण है यहाँ पर,
मुद्रण के क्षेत्र में उनकी क्या भूमिका थी, अर्थात प्रिंटिंग के क्षेत्र में उन्होंने क्या योगदान दिया गुटेनबर्ग ने। तो गुटेनबर्ग जो थे वो मुख्य रूप से जर्मन व्यापारी या सुनार थे और एक अन्वेषक थे। गुटेनबर्ग का सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य हुआ, उन्होंने क्या किया था, लेटर प्रेस प्रिंटिंग मशीन की, अर्थात प्रेस की स्थापना की, अर्थात मुद्रण क्षेत्र में उन्होंने प्रेस को स्थापित किया, जिसके माध्यम से मुद्रण कार्य आगे बढ़ा। यह हम डालेंगे, यूरोप के इतिहास में इनका बहुत बड़ा योगदान है, इसको करें। सबसे महत्वपूर्ण ध्यान अगर हमको देना है तो गुटेनबर्ग कौन थे, इनके बारे में लिखना है, और मुद्रण क्षेत्र में उनकी क्या भूमिका, अर्थात प्रिंटिंग प्रेस के क्षेत्र में उन्होंने कौन सा ऐसा कार्य किया जिससे यूरोपीय समाज पर अच्छा प्रभाव पड़ा, इसको हाईलाइट करेंगे। अगला प्रश्न है, सत्याग्रह का क्या अर्थ है, इस पर महात्मा गांधी के क्या विचार थे। अभी 6 अंकों के जो प्रश्न हैं, इसमें हम अगर चाहें तो गुटेनबर्ग को छोड़ सकते हैं। हमारे पास अच्छा विकल्प है सत्याग्रह क्या है और इसमें महात्मा गांधी के क्या विचार थे। तो सत्याग्रह का उद्देश्य यह था कि अगर हमें किसी भी कार्य को, जो कार्य सही है उसको मनवाना है, तो उसके लिए विनम्रता पूर्वक आग्रह करना। महात्मा गांधी की जहां तक बात थी, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के संदर्भ में एक ही बात केवल कही कि अगर कोई कार्य सत्य है, उस पर अनाचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो उसे हम विरोध के माध्यम से, आत्मबल के विरोध के माध्यम से इसे हम ठीक करेंगे। अर्थात हम किसी प्रकार का उस तरह के हिंसात्मक बल नहीं का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल अहिंसात्मक ढंग से उस के लिए आग्रह करेंगे। ये महात्मा गांधी का था, तो सत्याग्रह लिखे। दूसरा है तानाशाही का अर्थ और परिभाषा दीजिए तथा इसके प्रमुख लक्षणों का वर्णन कीजिए। तानाशाह का अर्थ क्या है? तानाशाह मतलब हम ही सब कुछ हैं, दूसरा कोई नहीं है, यह महत्वपूर्ण होता है। तानाशाह का मतलब होता है यही। तानाशाही सरकार का मतलब होता है कि जो केवल अपने एक व्यक्ति या एक छोटा सा समूह संवैधानिक जो अधिकार हैं, संवैधानिक जो व्यवस्थाएं हैं, उनका उल्लंघन करते हुए अपने पूर्ण शक्ति का प्रयोग करके कार्य करना, यह तानाशाह की स्थिति मानी जाती है। तो तानाशाह का सबसे पहले अर्थ स्पष्ट करेंगे, इसकी एक दो कोई छोटी परिभाषा लिखेंगे, बहुत बड़ी परिभाषा नहीं, छोटी परिभाषा लिखेंगे। बल हमको देना है इसके प्रमुख लक्षणों पर। इस तरह के जब प्रश्न आते हैं तो 2-2 अंक के होकर के, या ये 1 अंक, 2 अंक और 3 अंक हो सकते हैं, ऐसे डिवाइड हो सकते हैं अगर इस तरह के प्रश्न आते हैं। लेकिन हमारे पास दूसरा विकल्प है, भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए किन्हीं 4 आवश्यक दशाओं का उल्लेख कीजिए। तो प्रश्न को चयनित करते समय ध्यान यह रखने की आवश्यकता है कि हम जब तानाशाही का अर्थ और परिभाषा लिखने की बात आए और उसके साथ अगर इस तरह का विकल्प दिया है कि भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए किन्हीं 4 आवश्यक दशाओं का उल्लेख कीजिए, तो हम तानाशाही वाले प्रश्न को छोड़ सकते हैं और इसको हम भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए जो आवश्यक है इन दशाएं हैं, इनको हम लिखेंगे। लेकिन इन प्रश्न को लिखने से पूर्व ध्यान यह रखने की आवश्यकता है कि हमें भारत में लोकतंत्र की सफलता, तो पहले में भारत में लोकतंत्र जो है उसके बारे में लिखेंगे, अर्थात लोकतंत्र का अर्थ लिखेंगे, भारत में लोकतंत्र की स्थिति को बताएंगे। उसके उपरांत हम 4 दशाएं लिखेंगे, जैसे लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया में जो अधिकार प्राप्त है, धर्म जाति इत्यादि से हट करके कठोर दंड देने वाला जो कानून है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, इन प्रशासनिक और सामाजिक जो संवैधानिक प्रश्न बने हैं, व्यवस्थाएं हैं, स्तर पर जो लोकतंत्र का विभाजन है, अर्थात स्वतंत्र न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, इनको तो अर्थात जो प्रशासनिक व्यवहार है, इन 3-4 पॉइंट को हम हाईलाइट करके लिखेंगे। कोशिश ये करें जो हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं के उत्तर हैं उन्हें हम बीच बीच में मार्क करते रहें तो ज्यादा अच्छा होता है, उत्तर को अच्छा माना जाता है। अगला प्रश्न है, हम 7वें प्रश्न पर आते हैं। 7वां जो प्रश्न है, भारत में औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के किन्हीं 5 उपायों का वर्णन कीजिए। दूसरा है, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, वैश्वीकरण का कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि औद्योगिकरण या औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के, तो पहला काम है हम डायरेक्ट कभी भी इन्हीं प्रश्नों को हमें ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। जब वर्णनात्मक प्रश्न हम लिखते हैं, परीक्षार्थी का मूल्यांकन करने के लिए जब परीक्षक बैठते हैं तो वह यह देखते हैं कि क्या व्यक्ति ने या विद्यार्थी ने औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करना केवल 5 कारक ही लिखा है या औद्योगिक प्रदूषण को भी परिभाषित किया है। तो सबसे पहले हम बताएं कि औद्योगिक प्रदूषण क्या है। यद्यपि यह पूछ नहीं रहा है, लेकिन परोक्ष रूप से जो परीक्षक है उनके मन में कहीं न कहीं यह प्रश्न रहता है कि विद्यार्थी को औद्योगिक प्रदूषण पता है कि नहीं।
तो हम सबसे पहले यहाँ औद्योगिक प्रदूषण को प्रदूषण का अर्थ लिखें, अर्थात उद्योग से निकलने वाली जो अवशिष्ट पदार्थ हैं वो हमारे पर्यावरण को अर्थात हमारे वायुमंडल को, जल मंडल को या मृदा को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, इनके बारे में जरूर लिखें। इसके बाद हम 3-4 पॉइंट हम दे सकते हैं कि कौन कौन से पॉइंट हैं जो औद्योगिक प्रदूषण को कम कर सकते हैं। जैसे जो ऊर्जा के अक्षय स्रोत हैं, ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत हैं उनको छोड़ करके गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों को बढ़ावा देना है ना। दूसरा है कि जो उनका अवशिष्ट पदार्थ हैं उनका पुनः चक्रीकरण करना या उनको ठीक प्रकार से शोधित करके फिर नदियों या मिट्टी में इत्यादि में उसको मिलाना, हरित क्रांति को प्रभावित करना या हरित तकनीक को प्रभावित करना, उसको बल देना, इस तरह के कार्य को करना। 3-4 पॉइंट को ही करेंगे और इसके मतलब लिखेंगे। इसके बाद हम अगला प्रश्न जो हमारा है तो इनमें हम करें औद्योगिक प्रदूषण। दूसरा वैश्वीकरण का अर्थ और वैश्वीकरण की कृषि पर प्रभाव। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है वैश्वीकरण क्या है। ग्लोबलाइजेशन या ग्लोबल विलेज की जो संकल्पना है, संपूर्ण विश्व एक है ऐसा कैसे माना जाता है, इसके बारे में बताएं। यहाँ पर वैश्वीकरण के अर्थ को जरूर लिखें। और वैश्वीकरण की का कृषि पर प्रभाव, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था पर परोक्ष रूप से अगर देखा जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव की बात है यहाँ। अर्थात अगर भारत में वैश्वीकरण प्रक्रिया हुई तो क्या उससे हमारी भारतीय कृषि प्रभावित हुई, यह प्रश्न का मूल है। अगर हम देखें तो वास्तव में भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। जो भारत में वाणिज्यिक कृषि निरंतर बढ़ रही है वह वैश्वीकरण का ही प्रभाव है, ग्लोबल विलेज का ही प्रभाव है। तो इसको हम बताएं कि हाँ इसका भारतीय कृषि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। लेकिन जो भी कोई भी हम कार्य करते हैं तो उसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव होते हैं। यहाँ इस प्रश्न में छिपा हुआ क्या है, मूल जो छिपा हुआ है इस प्रश्न में कि वैश्वीकरण का कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव, अर्थात ये सकारात्मक और नकारात्मक की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हमें बताते समय, इसको हल करते समय यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कुछ नकारात्मक प्रभाव जो पड़ने वाले हैं उनको भी बताने की आवश्यकता है। क्योंकि किसी का सकारात्मक प्रभाव है तो उसका नकारात्मक प्रभाव भी है, वह कम है अधिक है। लेकिन इस प्रश्नों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि जब हम बताएं तो सकारात्मक प्रभाव अधिक बताएं, नकारात्मक को कम बताएं। जहां प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है तो उसके हम सकारात्मक ज्यादा दें, अपना दृष्टिकोण सकारात्मक रखें जब नहीं पूछे, लेकिन नकारात्मक भी बताएं कि वैश्वीकरण से नकारात्मक प्रभाव क्या कृषि पर पड़ रहा है। इसको ठीक प्रकार से पढ़ें। अगला है मानव विकास सूचकांक। मानव जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, मानव विकास सूचकांक का प्रयोग किस स्तर पर किया जाता है, इसके क्या है, इसके किस कारण पर किया जाता है। मानव विकास सूचकांक जो होता है अर्थात मानव के डेवलपमेंट को मापने के पैमाने क्या क्या है। पहला काम तो हमें लिखना होगा कि मानव विकास सूचकांक क्या है और किसके द्वारा यह निर्धारित होता है। तो विश्व के 2 संगठन हैं जो इसको निर्धारित करते हैं अलग अलग प्रकार से। इन दोनों संगठनों को अगर आप क्लियर हैं तो दोनों संगठनों का नाम लिखें, अन्यथा आप स्पष्ट रूप से क्यों लिखें मानव विकास सूचकांक यह है और इसके मापने के 4 इकाइयां केवल हैं। 3-4 पॉइंट होते जिस पर आधारित होता है। पहला तो है जीवन प्रत्याशा, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है प्रति व्यक्ति आय और पांचवा कहीं कहीं पर लिया जाता, चौथा लिया जाता है स्वास्थ्य। तो ये 3-4 पॉइंट जो है इनको हम हाईलाइट कर सकते हैं, इनको लिख सकते हैं। ये अर्थात अगर वहां का जीवन प्रत्याशा की स्थिति क्या है, वहां की शिक्षा का स्तर क्या है, वहां की प्रति व्यक्ति आय क्या है और वहां पे स्वास्थ्य सुविधाएं किस प्रकार से हैं। अगर इन बातों को हम 4 पॉइंट इनको दे देते हैं और मानव विकास सूचकांक लिख देते हैं तो मुझे लगता है कि आपको पूरे के पूरे अंक मिल जाएंगे। साक्षरता, अब इसमें पहले क्या जीवन प्रत्याशा थी, वर्तमान में क्या है, इसके आधार पर हम इसको आकलन करते हैं। अगला है विदेशी व्यापार से क्या समझते हैं, इसके विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, इसके लाभों का वर्णन कीजिए। विदेशी व्यापार अर्थात 2 देशों के मध्य होने वाला व्यापार अर्थात अंतरराष्ट्रीय व्यापार। तो हम अगर यह हेडिंग लिखा है विदेशी व्यापार तो आप उसको अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी लिख सकते हैं। जैसे परीक्षक को यह लगे कि परीक्षार्थी को विदेशी व्यापार माने अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी क्लियर है, पता है। तो विदेशी व्यापार का अर्थ लिखें। 1-2 परिभाषा है। 2 देशों के मध्य वस्तुओं या सेवाओं का जो क्रय विक्रय आदान प्रदान किया जाता है, आयात निर्यात किया जाता है। यहाँ क्रय विक्रय नहीं लिखना है, आयात और निर्यात लिखना है। जब विदेशी व्यापार की बात होती है तो हम आयात निर्यात करेंगे, आंतरिक व्यापार की बात होती है तो क्रय विक्रय की बात करते हैं। अर्थात पहले हम विदेशी व्यापार के बारे में लिखेंगे 2-3 लाइन और 1-2 परिभाषा। अगर आपको पता है तो परिभाषा लिखें, नहीं पता है तो बिल्कुल नहीं लिखें, गलत परिभाषा नहीं लिखना है।
ध्यान यह रखने की आवश्यकता। इसके लाभ क्या है? अगर हमारा अंतरराष्ट्रीय व्यापार बढ़ता है तो इसके केवल लाभ की बात हो रही है। जैसे अभी हमने आपको बताया वहां पर कि कृषि पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है पूछा गया, तो वहां आप सकारात्मक और नकारात्मक दोनों देंगे। यहां पर ध्यान रखने की आवश्यकता है कि यहां पर नकारात्मक में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वो केवल लाभ की बात कर रहा है, प्रश्न केवल लाभ पूछा जा रहा है। तो आप केवल लाभ को बताइए। अंतरराष्ट्रीय व्यापार होने से या विदेशी व्यापार होने से अगर किसी देश का विदेशी व्यापार बढ़ रहा है, इसका मतलब उसका आर्थिक विकास हो रहा है। यदि उसका आर्थिक विकास हो रहा है किसी देश का, इसका मतलब उसकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है। यदि प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही तो मानव विकास हो रहा है, अर्थात मानव डेवलप कर रहा है, अर्थात वह देश विकसित हो रहा है। ये इसके हमें सकारात्मक प्रभाव है। विदेशी व्यापार के अनेक प्रभाव पड़ते हैं। सबसे बड़ी बात तो वस्तु का उत्तम मूल्य मिलता है। उत्पादित वस्तुएं जो हैं उनका हम उचित मूल्य प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अन्य राष्ट्रों से, अनेक राष्ट्रों से संबंध है। जहां अच्छा मूल्य मिलेगा हम उसको वहां पर बिक्री करेंगे। जैसे हमारे यहाँ कृषि में मान लीजिए गेहूं बहुत उत्पादित होता है, तो अन्य ऐसे राष्ट्र है जहां पर गेहूं उत्पादित नहीं होता है, तो गेहूं का हम निर्यात उन राष्ट्रों को करेंगे जो हमें अच्छा मूल्य देंगे, नहीं तो नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमारा सभी से व्यापारिक संपर्क है। तो हम जहां हमें अच्छा मूल्य मिलेगा, तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह होता है कि उत्तम मूल्य मिलता है, उस देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है। इसलिए अधिक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ाने की आवश्यकता होती है। जिस देश का वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अच्छा है, वह देश विकसित होता है, उसकी प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ती है, अर्थव्यवस्था भी बढ़ती है। अगला प्रश्न हम लोग का, ये वर्णनात्मक प्रश्न कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम लोग आते हैं मानचित्र के प्रश्न पर। भारत के मानचित्र पर सबसे महत्वपूर्ण बात है, इनमें 2 खंडों में मानचित्र होता है। मानचित्र को ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता होती है और मानचित्र को ध्यान से देखने की आवश्यकता होती है। मैं खंड क की जो मानचित्र में 9वां क का प्रश्न दिया गया है, इसके संदर्भ में आपसे चर्चा करूंगा। प्रश्न को सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसको ठीक प्रकार से पढ़ना और देखना। यहां पर दिया गया है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में, ये गोला बनाया गया है, पिन पॉइंट दिया गया, चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाएं। सबसे महत्वपूर्ण जो गलती परीक्षार्थी हमारे यहाँ करते हैं वह होता है कि इन प्रश्नों को पढ़ते हैं और सीधे मानचित्र में जाकर के यही संकेत बना देते। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूं, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इसका उत्तर क्या है? हम सभी को पता है, अमृतसर। अमृतसर इसका उत्तर है। हम अमृतसर लिखे नहीं भी लिखे, इसका हम उत्तर आपको बताते हैं। जो आपको नहीं करना है, करना क्या है ये मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए यह प्रश्न आया हुआ है, तो यहां हम लिखेंगे प्रश्न उत्तर 9ख, कॉपी की बात है। यहां लिखेंगे हम क, उत्तर लिखेंगे यहां अमृतसर। और अगर हमें क्लियर है कि ये पंजाब में है, तो कॉपी में यहां पंजाब भी लिख दें। नहीं क्लियर है छोड़ देंगे, अगर क्लियर है तो पंजाब लिख देंगे। एक उदाहरण मैं आपको बताया, ये काम यहां करनी है। इसके बाद इसी मानचित्र, इसी प्रश्न को उठा करके ऐसे सभी प्रश्नों को करना है, क ख ग घ सभी को करना है। ये जो आपके 1/2 + 1/2 लिखा है, तो ये 1/2 हमारा कंप्लीट हो जाता है, अर्थात हम 2.5 अंक, 2 सही 1/2 अंक कॉपी में प्राप्त कर लेते हैं। यह बहुत आवश्यक होता है। अगर कॉपी में हम इसको नहीं करते हैं तो परीक्षक ये 2.5 अंक आपका नहीं देता है। दूसरी सावधानी रखना है, जो 2.5 अंक हमारे बच रहे हैं उनके लिए मानचित्र में क्या करना है। अब इस संकेत को हम भारत के मानचित्र में ले जाएंगे। जैसे मान लीजिए हम सपोज करते हैं, सपोज किए हम मान लेते हैं कि ये भारत का हमारा एक छोटा सा मानचित्र है। मान लेते हैं कि ये हमारा पंजाब है, अमृतसर है। यहां पर हमने इस गोले को बनाए पेंसिल से इस तरह से, और इसको संकेत के माध्यम से, मान लीजिए जगह नहीं है तो हम इसको ऐसे करेंगे, यहां एरो बनाएंगे, यहां अमृतसर यहां भी लिखेंगे। मानचित्र की बात हो रही है, अमृतसर। तो अगर हम देखें तो जो पहला क है, इसका हमारा 1 नंबर, आधा नंबर यहां का और आधा नंबर यहां का हमारा कंप्लीट हो जाता है। ये आधे नंबर हमको यहाँ 1/2 मिल गया और 1/2 यहाँ मिल गया, तो 2 नंबर हमारे, 1 नंबर हमारे ये कंप्लीट हो जाते हैं। तो यह परीक्षा में देते समय यह ध्यान परीक्षार्थियों को रखना है कि भारत के मानचित्र पर
जब इतिहास के खंड को हम करें मानचित्र में तो यह जरूर ध्यान रखें कि 1/2 प्लस 1/2 लिखा है, इसका मतलब 1/2 के प्रश्न को हमें भारत के उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखनी है और 1/2 का जो है अमृतसर भारत के मानचित्र दिखा करके इस एरो के माध्यम से दिखाएंगे। परीक्षार्थी कभी कभी गलती क्या करते हैं, जो एरो इधर बना है उसको अमृतसर लिखते हैं और एरो इधर बना देते हैं, यह गलत माना जाता है। इस इधर नहीं बनाना है, एरो को हम जो पॉइंट है ये हमारा अमृतसर है, न कि ये अमृतसर जहां हमने लिखा है। यह सावधानी रखने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है, वह स्थान जहां गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया। तो हम सभी जानते हैं दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है, तो वह दांडी इसका उत्तर होगा जो गुजरात में है। दांडी नामक स्थान पर महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह का प्रारंभ किया था, जाकर के वहां पर एक मुट्ठी समुद्र से केवल नमक उठा करके नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया। दांडी भर देंगे। दूसरा है, वह स्थान जहां नील की खेती वाले किसानों ने आंदोलन किया, अर्थात चंपारण सत्याग्रह, जो भारत का प्रथम कृषि सत्याग्रह हमारा चंपारण, यह कहां है? बिहार में। तो बिहार में इसको लिख देंगे हम। इसके बाद है, वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया 1918 ईस्वी में, यह सूरत में हुआ था। सूरत कहां है? गुजरात में, तो गुजरात भर देंगे। वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1920 में कलकत्ता में हुआ, जिसके लाला लाजपत राय जी प्रमुख थे। तो 1920 में कलकत्ता यहां भर देंगे। इस तरह कोलकाता या कलकत्ता भर लिखेंगे और पश्चिम बंगाल लिखेंगे, और यहाँ पश्चिम बंगाल में कोलकाता को हम दिखा देंगे। यह तो रही विद्यार्थियों के लिए मानचित्र के भरते समय सावधानी, और क्या करें क्या न करें यह ध्यान रखने की आवश्यकता है। कोशिश यह करें कि जो हमने आपको बताया कि जैसे पंजाब का हमने अमृतसर का उदाहरण लेकर के आपको बताया कि आधा अंक लिखिए और आधे अंक को मानचित्र में दिखाइए, ये सभी के लिए करना है, तो आपको 5 अंक मिलेंगे, अन्यथा नहीं मिलते हैं। इसका प्रयोग हम इस तरह से करेंगे। अब हम लोग चलते हैं जो हमारा नवम प्रश्न संख्या 9 का क्वेश्चन नंबर 9 का ख खंड है। ख खंड को बहुत सावधानी पूर्वक भरने की आवश्यकता होती है। इसमें कुछ दूसरे सिस्टम बनते हैं, जैसे दिया है निम्नलिखित स्थानों को दिए गए भारत के मानचित्र में दर्शाइए। इसके चिन्ह अलग होते हैं, इसके प्रत्येक के चिन्ह अलग हो जाते हैं। विद्यार्थी क्या करते हैं, जो ध्यान रखने की आवश्यकता है वह है भूगोल के प्रश्न को जब करें तो यह बहुत सावधानी पूर्वक करें। कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र, तो यह यहां पर हम आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी यह उत्तर पुस्तिका है, ऊपर का भाग उत्तर पुस्तिका हम मान लेते हैं, और नीचे के भाग को हम अपना मानचित्र बना करके आपको बताएंगे। उत्तर पुस्तिका में इसको भरना है हमें, तो यहां हम लिख देंगे कल्पक्कम, क लिख करके तमिलनाडु लिख देंगे, तमिलनाडु। दूसरा मुंबई बंदरगाह, ख लिख करके महाराष्ट्र। तीसरा है पर्वतीय मिट्टी, ग लिख करके कोई राज्य अगर आपको पता है तो लिखेंगे, नहीं तो भारत का पूरा उत्तर का जो भाग है, तो यहां जैसे मान लीजिए आप उत्तराखंड लिख सकते हैं, उत्तराखंड या सिक्किम, इस तरह से लिख देंगे। दूसरा है चाय उत्पादक क्षेत्र, यहां घ लिख करके चाय उत्पादक क्षेत्र की जब बात आती है तो यहां पर हम दार्जिलिंग लिखेंगे क्षेत्र, पश्चिम बंगाल नहीं लिखेंगे। या तो पश्चिम बंगाल में दिखाएंगे तो भी दार्जिलिंग लिखेंगे, यहां पर दार्जिलिंग लिख देंगे पश्चिम बंगाल में। इसके बाद है सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय, तो यहां ग लिख करके अंग का मुंबई लिख देंगे। अब ये प्रश्न जो मॉडल बनाया गया है उसमें अगर आप देखें तो 2 प्रकार के उत्तर एक ही हो रहे हैं। मुंबई भी महाराष्ट्र में है। इसको मॉडल बनाते समय यह ध्यान इसलिए रखा गया, ऐसे प्रश्न को इसलिए दिया गया है कि कभी कभी मुंबई बंदरगाह और सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय दोनों पूछ दिया, दोनों मुंबई में है। इसको हम कैसे दर्शाएंगे? 2 चिन्ह दिए हुए हमारे परीक्षार्थी अब मानचित्र में जो करते हैं उसको मैं बताता हूं, जो नहीं करना ये तो हमने भर दिया कॉपी में, उत्तर पुस्तिका में। अब मानचित्र में हमको क्या करना है यह ध्यान रखने की आवश्यकता है। पहले हम बताएंगे जो आप करते हैं, प्रायः करते क्या है, आप इस संकेत को उठाते हैं। भारत के मानचित्र में जैसे तमिल कल्पक्कम है, आपने ये
ये मान लीजिए हमारा एक भारत का टेढ़ा मेढ़ा भारत का रेखा मानचित्र है। इसमें हमने कल्पक्कम यहाँ दिखाया, तमिलनाडु में ये चित्र बनाए हमने और यहां पर हमने लिख दिया कल्पक्कम। लेकिन करते नहीं आप क्या करते हैं, आप जो करते हैं ये केवल चिन्ह बना देते हैं। दूसरा आपको पूछा गया बंदरगाह का चिन्ह यहां नहीं दिया है तो एक बना लेते हैं, हम गोला बना लेते हैं इस तरह से। अब मुंबई बंदरगाह पूछा गया, आप यहां पर इसको कलर चेंज कर लेते हैं, आप मुंबई यहां पर दिखा दिए। दूसरा आपसे पूछा गया है फिर पर्वतीय मिट्टी का क्षेत्र, ये हमारा सिक्किम है, उत्तराखंड है, इसको हम पर्वतीय मिट्टी का क्षेत्र हमने इसको दिखा दिया। ये शेड बनाया गया है तो शेड हमने भी बना दिया, यहाँ पर एक शेड हमने भर दिया। और इसके बाद आपसे पूछा गया चाय उत्पादक क्षेत्र, पश्चिम बंगाल में है चाय उत्पादक क्षेत्र, हमने क्या दिया, स्टार बनाया था, हमने स्टार यहाँ पर बना दिया, ये स्टार बना दिया। इसके बाद है मुंबई सेंट्रल रेलवे का, ये त्रिभुज बनाया था, तब इसी में हमने पेंसिल से या दूसरे कलर से यहीं पर हमने उसको भी बना दिया इस तरह से। अब ये छोड़ देते हैं, विद्यार्थी को लगता है कि हमने ये पूरा मानचित्र में हल किया, ये गलत है, इसको नहीं करना। इस तरह से अगर हम करते हैं तो उत्तर गलत माना जाएगा। अब इसको करना क्या है, ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसको सबसे महत्वपूर्ण है कि हम भारत के मानचित्र पर इसको जो चिन्ह दिए गए हैं इनको उठाएंगे और कल्पक्कम को तमिलनाडु में, तमिलनाडु का जैसे जो चिन्ह दिया गया है त्रिभुज बनाएंगे, एक त्रिभुज बना करके इस तरह से यहां लिखेंगे मानचित्र में कल्पक्कम, और यहां कोष्ठ में तमिलनाडु लिख दे तो ठीक है, नहीं लिखते तो कोई बात नहीं, लेकिन दिखाएंगे कल्पक्कम को यहां लिखेंगे, अर्थात यह चिन्ह बना करके इसको लिखना भी है। दूसरा महाराष्ट्र में मुंबई है तो यहां ये गोला बना हुआ है, यहां गोले बना करके यहां आपको लिखने हैं मुंबई। इसी प्रकार से उत्तराखंड में दिया है सिक्किम या उत्तराखंड, तो यहां पर हम ये पर्वतीय मिट्टी का जो क्षेत्र है इसको भर देंगे, उत्तर प्रदेश के ऊपर जो है पूरा इसको सेट कर देंगे, जो कलर दिया गया है उसी से सेट कर देंगे ठीक से, और यहां लिख देंगे हम उत्तराखंड या सिक्किम, जो भी लिखना चाहें। दूसरा है चाय उत्पादक क्षेत्र, आपको स्टार बना है तो यहां पर जब भरे हैं तो यहां पश्चिम बंगाल में एक स्टार बना करके इस तरह से जो भी संकेत दिया उसी संकेत का प्रयोग करेंगे, स्टार बना के यहां लिख देंगे दार्जिलिंग। इस तरह से लिख देंगे, अगर संभव तो पश्चिम बंगाल लिख देंगे। अगर आप राज्य लिख देते हैं तो ये आपको मैं बता रहा हूं कि राज्य लिखने का क्या प्रभाव पड़ेगा या नहीं, क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि आप जैसे तमिलनाडु कल्पक्कम लिख देते हैं तो उससे फायदा यह होता है कि थोड़ा अगर आप दाएं बाएं भी किए हैं तो परीक्षार्थी सहिष्णुता का प्रयोग करके आपको अंक दे सकते हैं। अगर आप राज्य नहीं लिखे तो उनको लगेगा कि इसको विद्यार्थी को पता ही नहीं है, इसलिए इसने ऐसा गलत भरा है। तो कोशिश करें अगर वहां भी हम लिख दे तो अच्छा है, लेकिन पेंसिल वर्क प्रयोग करें, मानचित्र में जितने भी कार्य करें सब पेंसिल वर्क का प्रयोग करें, पेन का प्रयोग मानचित्र में किसी भी प्रकार से न करें तो अच्छा होगा। इस तरह से हम लोगों का जो ये मानचित्र से संबंधित प्रश्न था यह पूरा हुआ, अर्थात इसी के साथ हमारा सामाजिक विज्ञान में जो मॉडल प्रश्न पत्र था वह पूर्ण होता है। मॉडल प्रश्न पत्र को पूर्ण करने के बाद जब हमारे पूरे प्रश्न हल हो जाते हैं तो उसमें ध्यान रखने की आवश्यकता यह होती है कि अंत में जब समय समाप्त होता है, समाप्ति की घोषणा होती, 15 मिनट का समय रह जाता है, तो हर परीक्षा केंद्र पर प्रायः जो कंट्रोल करते हैं वो सूचना होती है कि 15 मिनट शेष हैं, उसी समय पर अपने दोनों मानचित्र को सुव्यवस्थित करके अंक वहां पर लगा लें, बांध लें, उसके बाद कार्य करें, क्योंकि नहीं तो फिर हमारा वह मानचित्र इधर उधर हो जाएगा तो 10 अंक का सीधे सीधे हमें नुकसान होगा। यदि ऐसा हम करते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप 50 से प्लस अंक पाएंगे और आप 70 में 65, 66, 69 नंबर भी पा सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ विद्यार्थी पाते हैं, आप भी पा सकते हैं अगर इतना उपयोग करेंगे तो। बस बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को विद्या भारती यूट्यूब चैनल पर।